बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आमना और आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट की फिंगर टिप पे आज का टॉपिक होना चाहिए। आज की वीडियो स्पेशली अहमद अलमास के लिए बन रही है। उस बच्चे ने मुझे बार बार मैसेज किए, कमेंट्स किए कि मेरा 30 नवंबर को पेपर है, तो प्लीज़ मुझे ये टॉपिक करवा दें। तो स्पेशली बच्चे आपके लिए वीडियो बन रही है। होप दिस विल हेल्प यू अलॉट। तो बहुत लंबी वीडियो है आज की, बहुत बहुत कुछ है सीखने के लिए। आज टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दो वर्ड यूज़ करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ होता है किसी भी कंट्री का। तो आज मैं आपके साथ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहूँगी? सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो सुप्रीम लॉ होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या है? It consists of basic principles that guide how country, state and its different organs should work. किसी भी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया होता है कि उस मुल्क के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ने किस तरह काम करना है। तो सारी गाइडलाइन कॉन्स्टिट्यूशन में दे दी जाती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो लिखा हुआ है तो इसलिए उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और अनरिटन का मतलब ये नहीं होता कि वो नहीं लिखा हुआ इसलिए उसको अनरिटन कहते हैं, या सिर्फ वो ओरली बताया गया है इसलिए उसको अनरिटन कहते हैं। देखिए, लॉ में वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। अनरिटन का मतलब ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ है बट दैट इज़ नॉट पास्ड बाय पार्लियामेंट। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको पार्लियामेंट ने पास्ड नहीं किया उसको हम कहेंगे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन है बट उसको पार्लियामेंट ने पास्ड किया हुआ है इसलिए उसको हम कहेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए होता है बिकॉज दैट इज पास्ड बाय पार्लियामेंट। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अनरिटन इसलिए कहते हैं क्योंकि दैट इज नॉट पास्ड बाय पार्लियामेंट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड होना चाहिए। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होने चाहिए, जैसे कि 420 आर्टिकल, इस तरह के बहुत से डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि वो अनकोडिफाइड है, उसमें मतलब के आर्टिकल्स नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है। रिजिड का मतलब ये है कि इसमें बहुत आसानी से कोई भी अमेंडमेंट नहीं की जा सकती, कोई भी तब्दीली नहीं की जा सकती, क्योंकि रिटन होता है और अगर इसमें कोई चेंज लेके आना है तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होगा, उसके थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। अनरिटन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब अगर आपने इसमें कोई चेंजिंग लेके आनी है, कोई अमेंडमेंट करनी है तो कोई इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन या अनरिटन? पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, दैट इज पास्ड बाय पार्लियामेंट, और यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। अब किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1, आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो आपको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर को सेट करना पड़ेगा। सो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको बनानी है, देन स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको बनाना है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, आपने उस कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर सेट कर लिया है, आपने उस कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर सेट कर लिया है, तो समझो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट बन गया। देन नंबर 3, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग करनी होती है, एंड नंबर 4, प्रोपगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बना। अब देखते हैं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? अमलगमेशन ऑफ वेस्टर्न एंड इस्लामिक आइडियाज़। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो इसमें इस्लामिक और वेस्टर्न आइडियाज़ हैं। देखिए, 1947 में पाकिस्तान तो बन गया, मतलब कि एक मुल्क बन गया। अब जब एक मुल्क बनता है तो उसका सबसे पहला काम क्या होता है?
उसका सबसे पहला इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, उस मुल्क का सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन, मतलब कि उस मुल्क को सबसे पहले अपना आइन बनाना चाहिए। लेकिन मुल्क हमारा बना 1947 में, और पाकिस्तान का पहला आइन कब बना? 1956 में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। सिर्फ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को सेट करने में तकरीबन 1.5 साल लगे। तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस था ये टाइमली नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन टाइमली बन जाता तो आज भी पाकिस्तान बहुत से मसलों का जो शिकार है शायद वो आज ना होता। पाकिस्तान तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेट बना। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट डिले, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बन सका टाइमली? देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई रिफ्यूजीज इशू था, पाकिस्तान में मुहाजिरीन आ रहे थे, ये बहुत बड़ा इशू था। कुछ लोग कहते हैं कि कायद आज़म की जो एक अनटाइमली डेथ थी वो भी एक रीज़न है। कुछ कहते हैं कि भाई कश्मीर इशू, कश्मीर वॉर जो चल रही थी वो एक इशू है। देन कुछ कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज़ हैं। ये वो इश्यूज़ हैं जो बहुत माइनर इश्यूज़ हैं। अगर हम इनको इग्नोर कर देते तो हम बहुत आराम से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते थे टाइम पर। लेकिन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं टाइम पर बना, इसका सिर्फ एक ही जवाब है, और वो ये है कि उस वक्त के जो पॉलिटिशियंस थे वो किस में पड़ गए थे? वो पावर पॉलिटिक्स में पड़ गए थे, पावर स्ट्रगल में पड़ गए थे। उनकी नज़रें किस पे थी? पावर पर थी, ताकत पर थी। वो चाहते थे कि हमें अच्छे अच्छे पोजीशंस मिलें, हम अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस बने, हमें अच्छे अच्छे ओहदे मिलने चाहिए। का जो फोकस था, जो इंटरेस्ट था, वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से हट गया था। तो आज भी जैसे कि हम अपने इर्द गिर्द देखें, अपने पॉलिटिशियंस को देखें, तो किसी को हमारी फ़िक्र नहीं है, उनको सिर्फ अपनी पावर पॉलिटिक्स की फ़िक्र है। और उस टाइम के पॉलिटिशियंस भी अपनी पावर पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल में ही लगे हुए थे। तो जब जिन लोगों का काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, जब उनका इंटरेस्ट, उनका फोकस कॉन्स्टिट्यूशन से हट गया, तो फिर जो बाकी लोग थे वो इख्तलाफात शुरू करने लगे, वो उठने लगे। जैसे कि बहुत से मौलवी उठने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी मर्जियाँ चलाने लगे। बहुत से ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सी एलीट क्लास, बहुत से पॉलिटिशियंस उठे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करना शुरू की। तो ऐसे तो मसले बढ़ना शुरू हो गए। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाता कौन है एक मुल्क का, वो देखते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी मुल्क का आइन कौन बनाता है? हु मेक कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी मुल्क की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होती है वो उस मुल्क का क्या बनाती है? आइन बनाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाती है उस मुल्क की, जिसको कानून साज असेंबली भी कहते हैं। अब 1947 में जब आपका मुल्क बना है, उस वक़्त कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहाँ से आ गई? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कौन होते हैं? मेंबर्स होते हैं, ठीक है। मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाते हैं, वो वहाँ बैठकर फैसले करते हैं और आइन बनाते हैं मुल्क का। तो मेंबर्स कहाँ से आए जी? 1945, 1946 में जो इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान बनने से पहले, उस वक़्त जितने मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में थे वही मेंबर्स पाकिस्तान बनने के बाद भी इस असेंबली में रहे, और कुछ जो लोग थे वो माइग्रेट होकर फिर इस असेंबली का हिस्सा बन गए थे। अब 1945, 1946 के इलेक्शंस के मुताबिक कितने मेंबर्स थे भाई? वो आप लोग, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हुई हैं तब भी आपको पता होगा कि 1946, 1945 के जो इलेक्शंस थे उसमें कितने मेंबर्स बने थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। तो इस टाइम 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो मेंबर्स थे 10 जो थे वो नॉन मुस्लिम्स थे, और टोटल ये जो असेंबली थी ये 69 मेंबर्स की थी, और जिसमें से 10 नॉन मुस्लिम थे, और बाद में 74 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के कर दिए गए थे। अब ये बात आपने बहुत ध्यान से सुननी है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उसका चेयरपर्सन कौन होता है जी? स्पीकर होता है। जैसे आज भी पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसका चेयरपर्सन कौन है? स्पीकर है। तो 1947 में पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसको सीए कहते थे, और 1947 में जो स्पीकर था, जो सीए का जो चेयरपर्सन था, उसको प्रेसिडेंट कहते थे।
1947 में जिन्नाह को 2 ओहदे दिए गए। जिन्नाह वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट एज वेल एज स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। मतलब जो जिन्नाह थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के पहले कौन थे? स्पीकर थे, या फिर इनको प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं। दूसरा, कायद आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी थे। तो कायद आज़म को उस वक्त 2 ओहदे दिए गए थे। कब? 1947 में। उस टाइम 1947 में लियाकत अली खान कौन थे? पाकिस्तान के पहले पीएम थे। तो ये जो मैं आप लोगों को पर्सनैलिटीज़ बता रही हूँ और उनके ओहदे बता रही हूँ, ये आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। अब 1948 में जिन्नाह की अनटाइमली डेथ हो जाती है। अब जिन्नाह के पास 2 ओहदे थे। कौन कौन से? पहले गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, दूसरे वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे। अब 1948 में ख्वाजा नाज़मुद्दीन कायद आज़म को रिप्लेस करके पाकिस्तान के सेकंड गवर्नर जनरल बन जाते हैं। ये गवर्नर जनरल मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है, आप लोगों ने पेपर्स में ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना। देन 1948 में मौलवी तमीज़ुद्दीन कायद आज़म को रिप्लेस करके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मतलब कि सीए के दूसरे प्रेसिडेंट मतलब के स्पीकर बन जाते हैं। और 1948 में जो लियाकत अली खान है वो स्टिल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं। अब ये तीनों मिलके पाकिस्तान का पहला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देते हैं। पाकिस्तान का पहला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 में दिया गया। आउट ऑफ 75 मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 21 वोटेड फॉर इट। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के 75 मेंबर्स थे उनमें से सिर्फ 21 ने वोट किया। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता क्या है, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है? बेसिकली ये करारदाद मकासद होता है। बेसिकली ये नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेट करता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया जाता है कि उस मुल्क में क्या होगा? सोवरेनिटी टू अल्लाह ऑलमाइटी। सेकंड, इस्लामिक सिस्टम होगा, इस्लामिक रूल चलेंगे वहाँ पर। जुडिशरी उस मुल्क की इंडिपेंडेंट होगी, आज़ाद होगी। माइनॉरिटीज़ राइट्स प्रोटेक्शंस होंगे। वुमेन राइट्स, जो औरतें होंगी उस मुल्क की, उनको राइट्स मिलेंगे, प्रोटेक्शन मिलेगी, उनके राइट्स को सिक्योर किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक दफ़ा फिर से आप थोरोली देख लें। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था कि जी भाई सोवरेनिटी अल्लाह ऑलमाइटी की होगी, इस्लामिक गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे और जो पीपल ऑफ पाकिस्तान होंगे वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे हर हाल में। देन इस्लामिक वे ऑफ लाइफ होगा, इक्वल सिटीजनशिप होगी, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, सबको इक्वलिटी दी जाएगी, सब बराबर होंगे। अमीर या गरीब की बेस पे किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, लेकिन आज हमारे मुल्क में सब उल्टा है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो आपकी जुडिशरी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, लेकिन आज इंसाफ लेने के लिए किस तरह जलील होना पड़ता है वो आप सबके सामने है। वेल, ये था जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और ये जो एक मॉडल था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो कि लियाकत अली खान ने दिया था। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बहुत सी जो इस्लामिक कंट्रीज उन्होंने भी एडॉप्ट किया था। अब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था इसके बाद क्या हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी नेचर सेट हो गई थी। तो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बहुत सी जो माइनॉरिटीज़ थी उनको इश्यूज भी थे, क्योंकि बहुत सी जो माइनॉरिटीज़ थी उनको कॉर्नर कर दिया गया था। अब होना तो ये चाहिए था कि जो उस वक़्त के पॉलिटिशियंस थे उनको हर ग्रुप को सेटिस्फाई करना चाहिए था, चाहे वो मौलवी हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, सबको सेटिस्फाई करना चाहिए था, चाहे माइनॉरिटीज़ हों। लेकिन उस वक़्त के जो पॉलिटिशियंस थे वो किस में पड़ गए थे? वो पावर पॉलिटिक्स में पड़ गए थे, और इस वजह से किसी ना किसी एक ग्रुप को तो कॉर्नर करना ही था। मौलवियों को, ब्यूरोक्रेट्स को और पॉलिटिशियंस को सेटिस्फाई करना भी ज़रूरी था। तो उन्होंने सोचा कि हम माइनॉरिटीज़ को कॉर्नर करते हैं और पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और मौलवियों को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी फ्रीडम मूवमेंट को देखें तो हमारी फ्रीडम मूवमेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या था, पर्पस क्या था कि हम एक ऐसा मुल्क बनाएं जहां पर इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम हो। लेकिन इसको देखते हुए हमें तो इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम नाफज नहीं कर सका, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रीडम मूवमेंट गलत है।
इसका मतलब ये है कि उस वक़्त के आपके जो पॉलिटिशियंस थे उनमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था। उस वक़्त के पॉलिटिशियंस और उस वक़्त के एस्टैब्लिशमेंट में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था। एक लस्ट थी, एक लालच थी किस चीज़ की? पावर की, जिसकी वजह से हम अपने फ्रीडम मूवमेंट का जो एक मेन कॉन्टेक्स्ट था, जो एक मोटो था, हम उसको परस्यू नहीं कर सके। वेल, जो भी था, इस टाइम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आने के बाद पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर सेट हो चुकी है। अब बारी है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने की। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में ही बताया था कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उस कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर सेट करते हैं और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर सेट करते हैं। तो अब बारी है कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर सेट करने की, मतलब कि उस मुल्क का लेजिस्लेशन कैसे होगा, एग्जीक्यूटिव कैसी होगी, क्या वो मुल्क बाई कैबिनेट होगा या यूनी कैबिनेट होगा, उस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स होंगे, ये सब डिसाइड होना था। देखें, ये मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी मुल्क का आइन कौन बनाता है? उस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाती है। लेकिन यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिटिक्स हुई। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने सेट करना था? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने। लेकिन उस वक़्त बेसिक प्रिंसिपल कमेटी को बना दिया गया। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया। ये कमेटी किसने बनाई? दिस कमेटी वॉज चेयर्ड बाय मौलवी तमीज़ुद्दीन। मौलवी तमीज़ुद्दीन ने क्यों बनाई? क्योंकि मौलवी तमीज़ुद्दीन उस वक़्त पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के स्पीकर थे या फिर प्रेसिडेंट थे, तो इनके पास ये राइट था कि ये कोई और कमेटी बना सकें। तो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बन गई है जी। अब इस बेसिक प्रिंसिपल कमेटी के मेंबर्स कहाँ से आएंगे? बेसिक प्रिंसिपल कमेटी के मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के भी आ सकते हैं या फिर बाहर से भी मेंबर्स इसमें ऐड किए जा सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी का अब पर्पस क्या होगा? टू फॉर्मुलेट बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब जो नेचर सेट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर बना दिया जाए। अब 28 सितंबर 1950 में बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट दी। अपनी पहली रिपोर्ट इन्होंने प्रेजेंट की किसको? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। और ये बात फैक्ट थी कि जो काम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का था वो काम किसने किया? बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने किया। तो अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये इनकी रिपोर्ट में से कीड़े लाजमी निकालेगी। ये ज़रूर कहेगी कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, लेकिन नो डाउट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने जो रिपोर्ट दी वो एक अच्छी रिपोर्ट थी। अब ज़रा इस रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं। कौन सी रिपोर्ट को? इनिशियल रिपोर्ट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, जो कि 1950 में दी गई थी। अब जो पहली रिपोर्ट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने दी थी वो क्या थी? सबसे पहले उसमें लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का 5 साल का टेन्योर होगा। नंबर 2, लेजिस्लेचर की बात की। जो लेजिस्लेटर होगा पाकिस्तान का वो बाई कैमरल होगा, मतलब कि 2 हाउसेज होंगे। हाउस ऑफ यूनाइट जिसको सेनेट कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल जिसे नेशनल असेंबली कहते हैं। आज भी पाकिस्तान में सेनेट है, आज भी पाकिस्तान में नेशनल असेंबली है। मतलब आज भी अगर हम पाकिस्तान का लेजिस्लेचर देखें तो पाकिस्तान का लेजिस्लेचर किस तरह का है? बाई कैमरल है। नंबर 3, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोविंसेस, सूबों की बराबरी की रिप्रेजेंटेशन होगी। नंबर 4, सीट्स इन असेंबली अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। असेंबली में जो सीटें होंगी वो आबादी के मुताबिक होंगी, मतलब जिस सूबे की आबादी ज़्यादा होगी उसके मुताबिक उस सूबे को ज़्यादा सीट्स मिलेंगी असेंबली में। फिर बात हुई जी हु डिज़ोल्व असेंबली। असेंबली को कौन डिज़ोल्व कर सकता है? असेंबली को प्रेसिडेंट डिज़ोल्व कर सकता है, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर। फिर बात की गई कि पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी? उर्दू होगी। अब ये थी बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की पहली रिपोर्ट, जिसपे बहुत एहतजाज हुआ, बहुत आग लगी। ईस्ट पाकिस्तान में आग लग गई थी। क्यों? देखिए, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने पाकिस्तान का स्ट्रक्चर बनाना था कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑब्जेक्टिव
रेजोल्यूशन की लाइट में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए, तो उसके मुताबिक इसमें लिखना चाहिए था कि पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट होगा वो हर हाल में कौन होगा, मुसलमान होगा। लेकिन इस रिपोर्ट में नहीं लिखा गया था। फिर यहाँ पर ये बात की गई कि भाई 2 हाउस होंगे, लेकिन दोनों हाउसेस में कितनी कितनी सीट्स होंगी, कितने कितने मेंबर्स होंगे, वो भी जिक्र नहीं किया गया। फिर इसमें कहा गया कि नेशनल जो लैंग्वेज होगी पाकिस्तान की वो उर्दू होगी। उर्दू क्यों होगी, जबकि उस वक़्त पाकिस्तान में 55% से ज़्यादा बंगाली थे और लोग ज़्यादातर बंगाली ही बोलते थे। अच्छा, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ कि जब पाकिस्तान बना उस वक्त 76 मिलियन पॉपुलेशन थी, जो आबादी थी पाकिस्तान की 76 मिलियन थी, जिसमें से 11 से 12 मिलियन नॉन मुस्लिम्स थे, मतलब माइनॉरिटीज़ थी 11 से 12 मिलियन। तो आप किस तरह माइनॉरिटीज़ को कॉर्नर कर सकते हो? तो इस रिपोर्ट में माइनॉरिटीज़ को कॉर्नर किया गया है। तो बंगालियों ने तो आग लगा दी। कायद-ए-आज़म ने भी ढाका यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए ये बोला था कि पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी, उर्दू होगी। वहाँ पे बंगालियों ने आग लगा दी थी। तो ये जो रिपोर्ट थी बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की, ये एक्सेप्ट नहीं की गई एक अच्छे वे में। और ये जो रिपोर्ट थी ये लियाकत अली खान ने पेश की थी, मतलब सबने कोलैबोरेशन करके उसके बाद ये रिपोर्ट दी। तो लियाकत अली खान ने कहा कि चलें ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि आप अपनी सजेशंस दें, उसकी बेस पे हम दोबारा से एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली के सामने पेश करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या हमारी रिपोर्ट एक्सेप्ट की जाती है या नहीं। इस दौरान क्या हुआ कि लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया, असैसिनेशन हो गई। फिर नए पॉलिटिशियंस आए और एक नई रिपोर्ट बनी। वो देखते हैं कौन से पॉलिटिशियंस आए। 1948 में ख्वाजा नाज़मुद्दीन, जो कि पाकिस्तान के सेकंड गवर्नर जनरल थे, 1951 में लियाकत अली खान की असैसिनेशन के बाद इन्होंने अपना गवर्नर जनरल का ओहदा छोड़ दिया और ये कौन बन गए जी, ये पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बन गए। मतलब इन्होंने लियाकत अली खान को रिप्लेस किया, लियाकत अली खान की जगह पर ये आ गए। लियाकत अली खान कौन थे? पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। अब इनकी जगह पे 1951 में सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन बन गए हैं? ख्वाजा नाज़मुद्दीन बन गए हैं। ठीक, अच्छा, अब प्रेसिडेंट ऑफ सीए कौन है? ख्वाजा तमीज़ुद्दीन। पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन बनेगा? क्योंकि ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने अपनी जगह छोड़ दी गवर्नर जनरल की, गवर्नर जनरल कौन बनेगा? पाकिस्तान का तीसरा गवर्नर जनरल बनेगा गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद कौन था, कहाँ से आए ये? गुलाम मोहम्मद लियाकत अली खान की कैबिनेट के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, मतलब ये पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़जाना थे। और इनकी थोड़ी सी लड़ाई चल रही थी लियाकत अली खान के साथ। ये बहुत बीमार रहते थे। लियाकत अली खान ने कहा कि भाई आप रिज़ाइन कर दें, आप अपने काम इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर, तो आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन उसी दौरान लियाकत अली खान की क्या हो गई जी, असैसिनेशन हो गई है, वो कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिया गया उनको। और ये अब बन गए हैं पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल। पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बनने के बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिमूव द गवर्नमेंट ऑफ ख्वाजा नाज़मुद्दीन, मतलब सेकंड प्राइम मिनिस्टर। ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो कि लियाकत अली खान की जगह पर आए थे, इन्होंने उनकी गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया। इन्होंने क्यों किया? क्या इनके पास इतनी पावर थी? जी बिल्कुल है। जैसे कि आज पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है, बिल्कुल उस तरह पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के पास उस वक़्त ये पावर थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली को डिसॉल्व कर सके। तो उन्होंने क्या किया कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। सिर्फ गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया, कैबिनेट को डिसॉल्व नहीं किया। तो सेम कैबिनेट रही है और सेम कैबिनेट पे जो तीसरे प्राइम मिनिस्टर आए हैं पाकिस्तान के, उनका नाम था मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा ने एक फार्मूला पेश किया। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था, 1953 में उन्होंने पेश किया था। ये बहुत बड़ा काम क्या था ये मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूँगी। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि 1952 में बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की एक दूसरी रिपोर्ट आई थी
दूसरी रिपोर्ट क्या थी वो देखते हैं। अब जो सेकंड फाइनल रिपोर्ट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की आई है उसमें ये लिख दिया गया कि पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट होगा वो मुसलमान होगा, मतलब हर हाल में मुसलमान होना ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1951 में इस पर बहुत सा वायोलेशन हुआ था। अब बहुत से जो माइनॉरिटीज़ थे उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। देखिए 1947 में आप कॉन्स्टिट्यूशन में देख रहे हैं कि हमने एक मजहबी रियासत नहीं बनाई थी, बल्कि हमने इस्लामी असूलों की रोशनी में एक रियासत बनाई थी। और ऑफ कोर्स उस रियासत को एक मुसलमान लीडर ही लीड कर सकता था। ये एक ऐसी इस्लामी रियासत है जिसमें फलाह, मसावात, अदल, इंसाफ पर चलना था। इस्लामी और मजहबी रियासत दो अलग अलग डोमेन हैं, इनको आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। इस्लामी और मजहबी रियासत दो अलग अलग डोमेन है। तो ये जो इख्तिलाफात थे ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट हो गए थे और इन इख्तिलाफात ने पाकिस्तान को बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। उस टाइम पाकिस्तान में किस किस्म के लोग थे? सेक्युलर थे, कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव मतलब कि मौलवी वगैरह थे, पावर पॉलिटिक्स थे। ये सब पाकिस्तान के इंटरनल प्रॉब्लम्स में आते हैं। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी को इतना नुकसान नहीं बनाया जितना इन इंटरनल फैक्टर्स ने पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचाया। आज पाकिस्तान को देख लें, इसमें कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स, लिबरल अगर सब मिल जाएं तो पूरी की पूरी जो सोसाइटी होगी, इसकी जो नेशनल आइडेंटिटी है, नेशनल इंटेग्रिटी है, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, कभी भी हिट नहीं हो सकती है बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। लेकिन यहाँ पर मसला क्या है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में जो हर ग्रुप है, हर आइडेंटिटी है, जैसे कि कंजर्वेटिव, सेक्युलर, ये जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं पाकिस्तान में, इनको ऐसा लगता है कि एक आइडेंटिटी दूसरी आइडेंटिटी पर डोमिनेट होने की कोशिश कर रही है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं फॉरेन एक्टर्स। तो फॉरेन एक्टर्स जो से है वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और जो इंटरनल एक्टर्स हैं उनको लगता है कि भाई हम पे बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, और जहाँ से इनको सिंपैथी मिलती है ये सिंपैथी को बोरो करते हैं। इस तरह इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से एक्सटर्नल एक्टर्स को जुर्रत मिलती है। इस वजह से हम अपने टारगेट से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले तो कभी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की इतनी ज़रूरत नहीं होगी वो पाकिस्तान की नेशनल इंटेग्रिटी को हिट करें। दूसरा पॉइंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल्सो गिव सजेशन। देखिए पहली रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि एक जो प्रेसिडेंट है मुल्क का वो असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इसमें वो कह रहे हैं कि मिनिस्टर की जो काउंसिल है वो भी प्रेसिडेंट को सजेशन दे सकती है, वो भी सिफारिश कर सकती है। तो इस तरह से जो एलीट क्लास पॉलिटिशियंस थे उनको लगा कि शायद प्राइम मिनिस्टर को बाईपास किया जा रहा है, मतलब एक साइड पे कॉर्नर किया जा रहा है। ठीक है, देन इस पॉइंट का ये भी मतलब निकाला गया कि जो मर्जी हुकूमत आ जाए, हुकूमत को एक प्रेशर में रखने के लिए जो पावर है उसको डिवाइड किया जा रहा है। कभी वो पावर प्राइम मिनिस्टर को दे दी जाती है, कभी वो पावर मिनिस्टर की काउंसिल को दे दी जाती है। तो डिफरेंट मीनिंग्स निकाले गए। वेल देन नेक्स्ट असेंबली विल डिसाइड अबाउट नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज उर्दू होगी, ये बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की पहली रिपोर्ट में लिखा गया था। बहुत एहतजाज हुआ, बहुत वायोलेशन हुई, बहुत आग लगाई बंगालियों ने इस बात पर। तो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने अपनी जान छुड़वाकर इस रिपोर्ट में ये लिख दिया कि जो अगली जो नेशनल असेंबली आएगी वो डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कैसी होगी। देन बाई कैमरल सिस्टम, ये पहली रिपोर्ट में इन्होंने बताया था कि बाई कैमरल सिस्टम होगा, लेकिन सीट्स नहीं बताई थी। इसमें अब उन्होंने सीट्स बता दी हैं कि कौन से हाउस में कितनी सीट्स मिलेंगी, ईस्ट पाकिस्तान को और वेस्ट पाकिस्तान को। तो बाई कैमरल सिस्टम में उस वक़्त वेस्ट पाकिस्तान 8 यूनिट्स थे और ईस्ट पाकिस्तान का 1 यूनिट था। तो डिसाइड ये हुआ कि आबादी के लिहाज से हर सूबे को
सीट्स मिलेंगी। तो हाउस ऑफ यूनिट मतलब कि सेनेट में तकरीबन 120 सीट्स रखी गई, जिसमें से 60 जो सीटें थी वो ईस्ट पाकिस्तान को दे दी गई, और जो बाकी की जो 60 सीटें होंगी वो वेस्ट पाकिस्तान के जो 9 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनमें डिवाइड कर दी जाएंगी। फिर बात हुई नेशनल असेंबली की सीट्स की। नेशनल असेंबली की टोटल 400 सीट्स रखी गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होना यहाँ पर ये चाहिए था कि आबादी के लिहाज से सीटें मिलनी चाहिए थीं। तो बंगाली जो थे वो 55% से ज़्यादा थे, तो इस लिहाज से उनको सीटें ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 200 सीट्स ईस्ट पाकिस्तान को दे दी और 200 सीट्स ही वेस्ट पाकिस्तान को दे दी। तो बंगाली तो आग बगोला हो गए। बंगालियों ने फिर से आग लगाई और उन्होंने फिर से वायोलेशन स्टार्ट कर दी कि ये क्या है, आप बात करते हो इक्वलिटी की, आप बात करते हो कि आबादी के लिहाज से सीट्स मिलेंगी, यहाँ पर तो हमें सीट्स नहीं मिल रही हैं। तो जो बंगाली थे वो चीखना शुरू हो गए। और वेस्ट पाकिस्तान में, इसके अलावा वेस्ट पाकिस्तान में जो सीट्स डिवाइड हुई उसमें भी सबसे ज़्यादा जो सीट्स थी वो पंजाब को दी, और उसके बाद जो सीट्स बच गई वो बाकी सूबों में दे दी। उस पर भी बहुत एहतजाज हुआ, बहुत वायोलेशन हुई। वेल, ये थी जी सेकंड रिपोर्ट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की। अब मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला क्या था? इस फार्मूला ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिप्रेजेंटेशन इशू था, बहुत बड़ा मसला था, उस पर बहुत वायोलेशन हुई थी। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा मसला इस फार्मूला ने हल कर दिया। सो मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन इशू। किस तरह से रिजॉल्व किया? देखें, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की पहली और दूसरी रिपोर्ट में सिर्फ यही मसला था कि ईस्ट पाकिस्तान को सही तरह से उनकी आबादी के अकॉर्डिंग सेनेट और नेशनल असेंबली में सीट्स नहीं मिल रही थी। तो इस फार्मूला ने क्या किया कि नेशनल असेंबली, जिसको आप लोअर हाउस कहते हो, उसमें ईस्ट पाकिस्तान को 165 सीट्स दे दी। क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा थी तो इसलिए लोअर हाउस में ईस्ट पाकिस्तान को 155 सीट्स दे दी गई, और वेस्ट पाकिस्तान की आबादी कम थी, उसके अकॉर्डिंग वेस्ट पाकिस्तान को 135 सीट्स दे दी गई। अब सेनेट में 10 सीटें दे दी गई ईस्ट पाकिस्तान को और 40 सीट्स दे दी गई वेस्ट पाकिस्तान को। अब अगर लोअर और अपर हाउस की सीट्स को मिलाया जाए तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को इक्वल सीट्स मिलती हैं, जैसे कि 165 + 10 175, 135 + 40 = 175 सीट्स। तो ये बहुत बड़ा मसला था जो मोहम्मद अली बोगरा ने हल कर दिया। अब मोहम्मद अली बोगरा को एक और बात अच्छी नहीं लग रही थी। वो बात क्या थी कि उस टाइम जो गवर्नर जनरल की पावर थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को रिमूव कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी मोहम्मद अली बोगरा को। तो मोहम्मद अली बोगरा ने क्या किया कि अबॉलिश दी गवर्नर जनरल पावर। गवर्नर जनरल कौन थे? गुलाम मोहम्मद। अब गुलाम मोहम्मद ने इनके एक्शन क्या, रिएक्शन क्या दिया? इन्होंने पहले गवर्नमेंट को रिमूव किया था लेकिन उसकी कैबिनेट को एज इट इज़ रहने दिया था। अब गुलाम मोहम्मद ने क्या किया कि पूरी की पूरी कैबिनेट को रिमूव कर दिया और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को भी डिसॉल्व कर दिया। जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को डिसॉल्व किया तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे, जो स्पीकर थे, वो थे मौलवी तमीज़ुद्दीन, वो भी फारिग हो गए। अब गुलाम मोहम्मद ने बनाई जी एक न्यू कैबिनेट और इसको 1 यूनिट कर दिया। 1 यूनिट का मतलब ये होता है कि जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको 1 यूनिट बना दिया और जो वेस्ट पाकिस्तान है उसमें 4 सूबे हैं, जैसे कि सूबे थे जैसे कि NWFP, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध, इनको भी 1 यूनिट बना दिया। अब गुलाम मोहम्मद को लगा कि मैं बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रहा हूँ तो मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है। तो इन्होंने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त सिकंदर मिर्ज़ा, जो कि रिटायर्ड मेजर जनरल थे, इनको इनवाइट किया, इनको बहुत अच्छे ओहदे पर फाइज किया और बहुत से ट्राइबल एरियाज़ में इनको बहुत अच्छा ओहदा भी दिया। सिकंदर मिर्ज़ा ने क्या किया? सिकंदर मिर्ज़ा को याद आया कि
गुलाम मोहम्मद तो बीमार थे। उन्होंने कहा कि भाई आप लंदन जाएं, अपना इलाज करवाएं जाकर। और पीछे से जो सिकंदर मिर्जा थे, ये पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल बन गए। अब जब गुलाम मोहम्मद ने कहा कि मैं पाकिस्तान वापस आ जाता हूं, तो सिकंदर मिर्जा ने कहा कि अगर आप वापस आए ना तो मैं आपको ऊपर पहुंचा दूंगा। अब क्या हुआ जी, सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के 4th गवर्नर जनरल बन गए हैं और उस टाइम जो 4th प्राइम मिनिस्टर थे वो चौधरी मोहम्मद अली थे। सिकंदर मिर्जा ने बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की पहली रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट और इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उन सबको एक साइड पे फेंका और 23 मार्च 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन बनाकर पाकिस्तान के लोगों के सामने रख दिया। तो इस तरह 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था, उसकी नाकामी की क्या वजूहात थी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।